दरअसल तनुश्री दत्ता ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो रो रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पिछले 4-5 साल से हैरेस किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप इन्होंने लगाए हैं अपने वीडियो में। एक्ट्रेस ने मंगलवार को परेशान होकर पुलिस बुलाई थी, लेकिन उनसे कहा गया कि वो शिकायत लिखवाने के लिए खुद पुलिस स्टेशन आए। तनुश्री दत्ता जो कि एक अभिनेत्री हैं, वो कह रही हैं कि देर होने से पहले उनकी मदद कर दी जाए। ये गुहार वो वीडियो में लगा रही हैं। वीडियो के साथ ही तनुश्री दत्ता ने एक पोस्ट लिखा है और वो लिख रही हैं कि मैं इस हैरेसमेंट से तंग आ चुकी हूं। ये सिलसिला 2018 से चल रहा है। तो तनुश्री दत्ता की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। I just called the cops. परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। They've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow. ये आरोप बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने लगाए हैं। उनके मुताबिक पिछले 4-5 सालों से उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर किया तो बवाल मच गया। परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। वीडियो में तनुश्री दत्ता रोते बिलखते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे वीडियो के दौरान अभिनेत्री ने किसी का नाम नहीं लिया है। सोशल मीडिया पर तनु का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार तनुश्री को परेशान कौन कर रहा है? वजह क्या है जो तनुश्री इस तरीके से रोती बिलखती नजर आ रही है? इसी को लेकर अभी तक जो तस्वीर उभरी है वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तनुश्री ने रोते हुए वीडियो पोस्ट किया है, रोते हुए मदद की गुहार लगा रही हैं तनुश्री दत्ता अपने इस वीडियो पोस्ट में। तनुश्री का दावा है उन्हें परेशान किया जा रहा है। तनुश्री को घर में ही परेशान किया जा रहा है, यह भी तनुश्री ने अपने इस वीडियो पोस्ट में साफ कर दिया है। तनुश्री ने इस वीडियो पोस्ट में यह भी बताया कि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया है, पुलिस ने उन्हें स्टेशन आकर शिकायत करने को कहा है। आगे तनुश्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो 1-2 दिन में थाने जाएंगी और अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगी। तनुश्री दत्ता दावा कर रही हैं कि उन्हें घर में ही परेशान किया जा रहा है। 2018 में यह सिलसिला शुरू हुआ और लगातार जारी है। मैं घर में नौकरानी नहीं रख पा रही हूं, यह तनुश्री दत्ता की तरफ से कहा जा रहा है। नौकरों के साथ मेरा अनुभव खराब है, ये आरोप लगा रही हैं तनुश्री दत्ता। मुझे पूरा काम करना पड़ रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन तनुश्री दत्ता का रोते बिलखते ये वीडियो सामने है जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हैरेसमेंट शब्द का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया है कि उन्हें हैरेस किया जा रहा है। वो ये कह रही हैं कि 2018 से इसी तरीके से उन्हें हैरेस किया जा रहा है। थक गई हैं वो, अब पुलिस से वो मदद चाहती हैं। इस बाबत उन्होंने पुलिस से संपर्क साधा है। पुलिस ने उन्हें थाने आकर शिकायत दर्ज कराने को कहा है। अब एक बार फिर से उस खबर का रुख करते हैं जिसको लेकर बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। जानी मानी अभिनेत्री हैं तनुश्री दत्ता और उनका रोता हुआ वीडियो पोस्ट जो सामने है। हमारे साथ इस वक्त खुद तनुश्री दत्ता मौजूद हैं। जरा तनुश्री से ही जानते हैं। तनुश्री, बहुत विचलित कर रहा है आपका रोता बिलखता ये वीडियो पोस्ट। क्या परेशानी है, क्या हो गया है, बताइए। एक्चुअली ये जो कल मेरा जो सब्र का बांध टूटा, ये कल एक पर्टिकुलर इंसिडेंट सिर्फ उसकी वजह से नहीं, मेरे साथ पिछले 4-5 साल से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और कल उसका बस एक सार था जो मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे बहुत ज्यादा रोना आ गया, समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई है। 2022 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मेरी गाड़ी के ब्रेक काट दिए थे और वहां से जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ हरासमेंट का, वो बस अभी तक चल रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे फॉलो किया जा रहा था और एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी, घर पे भी बहुत सारी घटनाएं घटी। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ पिलग्रिमेजेस पे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, एयरपोर्ट्स पे उन ईमेल्स मेरे हैक हो गए, मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे साबोटाज हो गए।
मतलब बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जो चीजें हो रही थी उनकी मौत के पहले, वो सारी परिस्थितियां मेरे लिए भी उस तरह से क्रिएट की गई। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो चल बसे और मैं जिंदा हूँ। तो संक्षिप्त में मैं इतना ही बता सकती हूँ। अगर डिटेल में आप जानना चाहेंगे तो मैं और भी चीजें बता सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ तनुश्री, कौन हैं ये लोग जो आपको इतना परेशान कर रहे हैं? कौन हैं ये लोग? ये तो एक अब आप लोग समझ ही जाइए, 2018 के बाद ये सारी घटनाएं मेरे साथ शुरू हुई। मैं 2003 से मुंबई में हूँ। मुझे मुंबई में कभी इस तरह की तकलीफ नहीं हुई। मैं अकेले रहूं, अकेले बाहर जाऊं, मुंबई मुझे हमेशा सेफ लगता था। अब मुझे पूरी दुनिया में भी मुझे सेफ्टी फील नहीं होती, क्योंकि एक गिरोह है, ग्रुप है जिन्होंने माइंड बना लिया है कि मुझे वो परेशान करेंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे, मेरे सारे प्रोजेक्ट सबोटाज कर देंगे, मेरे खाने पीने की चीजें तक भी उसमें ड्रग्स था या पता नहीं क्या था, मेडिसिन, दवाइयां मिलाई गई और मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे घर में एक मेड प्लांट की गई जो मेरे खाने पीने में चीजें मिलाती थी और मैं मेरी बहुत हालत खराब हो गई। और मैं जब भी खाना भी ऑर्डर करती हूँ, कभी खाना टेम्पर्ड होके आता है, कभी मेरा सामान यहाँ वहाँ हो जाता है, घर पे चोरियां हुई। जिस होटल में मैं रुकती हूँ, मेरे होटल के रूम में कोई मेरे एब्सेंस में एक्स्ट्रा चाबी लेके कोई घुस जाता है, चीजें यहाँ वहाँ होती है। मेरे प्रेजेंस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी को एक्स्ट्रा चाबी किसी ने दे दी है, मैं होटल में रूम में हूँ और किसी ने चाबी करके अंदर आने की कोशिश की है। तो इन सब चीजों से मैं बहुत डर जाती थी, मेरी बहुत एंग्जाइटी हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाता था। और इन सब चीजों की वजह से पिछले 4-5 साल में एक अंदरूनी स्ट्रेस की वजह से मैं सुकून से हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं एक बहुत स्टेबल पर्सन हूँ, बट समवेयर सबकॉन्शियस लेवल पे ये सारी चीजें बिल्डअप होती है। तो मुझे क्रॉनिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया। तो ये चीज मैंने 2 दिन पहले डिस्कवर की कि मुझे क्रॉनिक स्ट्रेस सिंड्रोम है और मैं इसकी वजह से मैं ज्यादा पिछले काफी दिनों से काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। मतलब मेरा अंदर से मेरा एक मुझे लग रहा है कि ये जो हरासमेंट चल रही है, छोटी चीजें, बड़ी चीजें, एक्सीडेंट हो गया, मिसहैप हो गया, मतलब कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं तनुश्री। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो उसकी मनोस्थिति वैसी ही होगी जैसी मनोस्थिति से आप इस वक्त गुजर रही हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराती हूँ कि आपको खुलकर आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कौन है ये लोग, आपके पीछे क्यों पड़े हैं ये लोग, बताइए। मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैंने उनकी जो एक मुखौटा मैंने बहुत लोगों का उतार दिया। मीटू मूवमेंट जो था उसकी वजह से मुझे इस चीज का यकीन है, मुझे पता है, शायद दुनिया भी अग्री करेगी कि मीटू मूवमेंट के बाद मैं दुश्मन नंबर 1 बन गई हूँ। बॉलीवुड के काफी सारे जो माफिया के लोग है ना, जो बॉलीवुड माफिया चलाते हैं, और उनके कुकर्म, काली करतूतों के ऊपर से पर्दा हट गया। तो वो एक एग्जाम्पल, उदाहरण क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर मेरा करियर वापस से शुरू हो गया या मैं खुश दिखने लगी, या मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे छोटा मोटा थोड़ा भी कुछ मुझे मिलता है तो मैं खुशी रहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रहती बहुत चीजों से। तो वो भी नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं कि आगे से कोई लड़की ये मीटू और ये सब चीजों के बारे में बोले ना। मैं तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रही थी, मेरा कोई लीडर बनने का या कुछ इरादा नहीं था, लेकिन ये सत्य और असत्य की बात है और ये शैतानी लोग हैं और ये परेशान कर रहे हैं ताकि एक उदाहरण बना सके, ताकि दुनिया में एक एग्जाम्पल दे सके, बॉलीवुड में एग्जाम्पल दे सके कि देखो अगर इस तरह से तनुश्री दत्ता की तरह आके तुम मुंह खोलोगी और मीटू वगैरह करोगी तो तुम्हारा भी हम यही हाल करेंगे। तो मुझे नहीं, तो 2018 मुझे याद आता है, और जब आपने हिम्मत दिखाई थी, दिलेरी दिखाई थी और हिंदुस्तान में वो #मीटू जो दुनिया भर में चल रहा था उसमें आप उसका चेहरा बनकर आई थी, आपने तो तब जिन पर आरोप लगाए थे, मुझे लगता है आप ही अगर उनका नाम लें तो बेहतर रहेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि आरोप आपने ही लगाए थे और वो भी एक बड़े कलाकार हैं जिन पर खुलकर आपने आकर आरोप लगाए थे। अब जो 2018 से ये आपको हैरेसमेंट वाला सिलसिला है, क्या आप दोबारा से उन्हीं पर ये आरोप लगा रही हैं कि उन्हीं की वजह से ये सब आपके साथ हो रहा है? खुलकर बताइए, नाम लीजिए, आप नाम लेंगी तो बेहतर होगा। तनुश्री। नहीं, मैं बिल्कुल खुलकर नाम लूंगी। ये नाना पाटेकर का इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है इसमें, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इसमें नाना पाटेकर अकेला नहीं है। इस बार इसमें नाना पाटेकर के साथ साथ जो बॉलीवुड जो माफिया एक ग्रुप है ना, गिरोह है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। क्योंकि सुशांत सिंह के साथ जो चीजें, मुझे हमको तो अब सबको पता है कि सुशांत सिंह के साथ क्या क्या चीजें हुई थी, उनके साथ किस तरह से साबोटाज किया गया था, उनके आसपास के करीब के लोगों को हटाया गया था, उनके अगेंस्ट किया गया था। तो वो सारी चीजें एग्जैक्टली उसी तरीके से मैंने अपने साथ भी होते हुए देखी। तो इसलिए मैंने कंक्लूजन यही निकाला है कि ये नाना पाटेकर सिर्फ अकेला नहीं है, लेकिन इसमें अब बॉलीवुड माफिया का भी एक ग्रुप इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि अब अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि इन सबके काले चिट्टे, इनको सबको डर है ना कि इनके सबके काले चिट्टे ना निकल जाए। कल को मैं रेजरेक्ट हो गई, मेरा बॉलीवुड में सब कुछ वापस से चल गया, तो सारी लड़कियां, इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि चलो मीटू भी कर लिया, फिर वापस फिल्मों में भी आ गई। तो ये रीजन हो सकता है कि एक उदाहरण क्रिएट करना चाहते हैं। और वो इंसान अच्छा इंसान तो कभी भी नहीं था, क्योंकि वो अपने मुंह से वो यूट्यूब वीडियो में बोल चुका है कि अगर वो एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड का डॉन होता। और वो खुद भी उससे अपने मुंह से बात बोली है कि वो एक अंडरवर्ल्ड के फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसके बावजूद अगर कोई किसी को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, तो ये तो मतलब उससे आप उनको बोली, उसने अपनी कैरेक्टर दुनिया को दिखा दी है। और तो ये बात है, तो इससे तो पूरा ही ऑब्वियस हो जाता है कि ये जो चीजें हो रही है इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ मुझे दिखता है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही है मेरे साथ, ये साधारण लोग नहीं है जो पीछा कर रहे हैं, ईमेल हैक कर रहे हैं, फोन हैक कर रहे हैं, बैंक अकाउंट तक मैंने हैक करने की कोशिश की, पैसे भी निकल गए थे एक बार, फिर वापस मैंने जाके सब फिर कर के पैसे वापस लाए। तो बहुत चीजें हुई, मतलब छोटी बड़ी चीजें, मतलब इतनी सारी चीजें ना कि मैंने मंत्र सिद्धि सब प्राप्त कर ली है कि मैं अपने मन को, अपने ध्यान को इन सब चीजों से हटाने के लिए, कि आपके आसपास कुरुक्षेत्र चल रहा है और आपको फोकस करना है अपने आप पे। तो इस तरह आपने खुलकर नाना पाटेकर का नाम लिया अभी एबीपी न्यूज पर। 2018 #MeToo मूवमेंट, तब भी आपने खुलकर नाना पाटेकर पर आरोप लगाए थे, लेकिन अब आज जब आप ये आरोप लगा रही हैं तो आप न सिर्फ नाना पाटेकर बल्कि आप ये कह रही हैं कि साहब एक तरीके का ये इकोसिस्टम है जो बॉलीवुड में फलता फूलता है, और वो पूरा इकोसिस्टम अब आपके पीछे पड़ गया है और ये हैरेसमेंट 2018 से लगातार आपको झेलना पड़ रहा है। कई बार आप ये भी बता रही हैं कि आपकी गाड़ी के जिस तरीके से ब्रेक फेल कर दिए गए, आपकी जान को भी एक तरीके से खतरा है। तो ये बॉलीवुड का इकोसिस्टम, इसके कुछ और नाम जिनको आप बेपर्दा एबीपी न्यूज पर करना चाहेंगी तनुश्री, नाना पाटेकर के अलावा और कौन कौन? देखिए, मेरी अगर दुनिया को पूछे तो मेरा और तो कोई दुश्मन है नहीं। पर्सनल मेरे साथ जो वेंडेटा है, जिसके साथ मेरा पंगा हुआ था, वो तो नाना पाटेकर ही है। तो आज की डेट में अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी अगर मौत हो जाती है, तो इंसान, बाकी लोग क्या सोचेंगे कि कौन उसके पीछे होगा, और दूसरा उसके साथी ही होंगे। तो नाना पाटेकर उसकी जिसके साथ दोस्ती है, उसके जो साथी संगी है। तो मैं अभी दूसरे किसी का नाम लेकर वो उसको एक स्पेकुलेशन में डालना नहीं चाहती हूँ। हालांकि वैसे भी बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड में जो मुझसे अपसेट है इस चीज को लेकर कि मैंने उनके तरीके से काम नहीं किया, कि अगर मुझे वो किसी रियलिटी शो में अप्रोच करते हैं बार बार, मैं बार बार उनको मना कर देती हूँ। तो बॉलीवुड में ईगो बहुत ज्यादा है, वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझते ही नहीं है कि सामने वाले को उस तरह से काम नहीं करना है। अब दूसरी हीरोइन एक तरह से काम कर रही है, मुझे वैसे नहीं जीना है, मुझे वैसे काम नहीं करना है, मुझे फार्म हाउसेस में नहीं जाना है एक्टरों के, मुझे ऐसे चीप रियलिटी शोज में काम नहीं करना है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं और सब आदमी और औरत सब एक जगह रहते हैं, उसी जगह झगड़ा करते हैं, मुझे वैसे नहीं रहना है। तो बहुत लोगों को मैंने बॉलीवुड में मना किया है अलग अलग रीजंस की वजह से। तो ये बॉलीवुड जो माफिया गैंग है, उनका एक रूल ही है, सिस्टम ही है कि किसी एक लड़के को किसी एक लड़की के पीछे वो हाथ धो के पड़ जाएंगे और उसको उसकी मौत तक धकेल कर ही उनको शांति मिलेगी, क्योंकि वो भगवान से जुड़े नहीं है, उनको अपने अंदर सुकून नहीं है। जब तक कि वो सामने वाले को मार ना गिराएंगे तो उनको आत्मा को चैन नहीं मिलता है। दिस इज अ सिकनेस। और उनका ठीक है, आपने पुलिस से गुहार लगाई है मदद की, आप पुलिस के पास गई हैं, पुलिस ने आपको कहा है कि आइए थाने में शिकायत दर्ज करवाइए। क्या नामजद रिपोर्ट आपने करवा दी है नाना पाटेकर के खिलाफ, या आप शिकायत देंगी नाना पाटेकर के खिलाफ तनुश्री? मैं वहाँ, मुझे पुलिस ने जो बोला है कि आप आके सीनियर इंस्पेक्टर से पूरी आपने बात बताइए। अब वो एफआईआर होगा कि कंप्लेंट होगा कि किस तरह से वो रिपोर्ट बनाएंगे, उसकी पूरी डिटेल बात हुई नहीं है। पुलिस आज आई थी क्योंकि मैंने उनको बुलाया था, तो वो बस 5 मिनट के लिए आए थे, ब्रीफ कॉन्वर्सेशन करके चले गए। अब मैं जाऊंगी कल और बैठ के उनसे बातें करूंगी किस तरह से क्या होगा, बिकॉज ये बिल्कुल प्लान्ड थॉट ऑफ नहीं था। ये मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन जो आपने वीडियो देखा, इट वाज माय फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर कि 5 साल मैंने सब्र बांधा और मैं आध्यात्म से जुड़ी हूँ, मैं मेडिटेशन और योगा से जुड़ी हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की बहुत टाइम से, और किया भी अपने ही सुकून को, अपने ही स्थिरता को मेंटेन करने के लिए। लेकिन मुझे अब लग रहा था कि पानी सर के ऊपर बहुत पहले जा चुका है, लेकिन अब मुझसे झेला नहीं जा रहा था। तो मेरे पता नहीं क्या, सावन का महीना चल रहा है, तो महादेव की कृपा कुछ हुई होगी या कोई लीला हो रही होगी कि मेरे मन से बस मुझे रोना आ गया। तो ये कल कुछ चीजें हुई थी और मेरे घर के बाहर, घर के अंदर बहुत चीजें हुई, घर के बाहर बहुत चीजें हुई। घर के बाहर कोई बेल बजा के चला जाता है, दरवाजा वायलेंटली खटखटा के चला जाता है, मतलब हर तरीके से मुझे छोटी बड़ी चीज, एक्सीडेंट बड़ी चीज
और छोटी चीजें तो डेली होती रहती है मेरे साथ। मैं बाहर जाती हूँ तो लोग पीछा करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, मतलब वो दिखाते हैं मुझे कि हम तुम्हारे पीछे हैं। अगर मैं नजरअंदाज करने की भी कोशिश करूं, आप जो आरोप लगा रही हैं वाकई में बेहद गंभीर आरोप हैं ये तनुश्री, और बहुत धन्यवाद आपने इतना दिल खोलकर एबीपी न्यूज के माध्यम से जो आप पर गुजर रही है वो बात दर्शकों के सामने रखी। और क्योंकि आपने सावन के महीने का जिक्र किया और ये शिव जी का महीना है और ऐसे में शिव ही सत्य है और हम सब इस बात को जानते हैं कि सत्य जो है वो परेशान जरूर हो सकता है लेकिन परास्त तो नहीं हो सकता। और आइए आपको सीधे बिहार लेकर चलेंगे जहां विधानसभा के बाहर इस वक्त प्रदर्शन जोरदार होता हुआ महागठबंधन के विधायक हैं। आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन बिहार में कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की तरफ से लगातार जो मुद्दा उठाया जा रहा है सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, वो एसआईआर का। राबड़ी देवी नजर आ रही है यहाँ पर और देखिए कैसे नारेबाजी सुन लेते हैं जरा। ऐसा है कि जब तक ये जो वोट चोरी का चोरी छिपे और इलेक्शन कमीशन को माध्यम बना के जो किया जा रहा है, इस पे जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरा आप देख लीजिए कि ये सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, इसलिए बिहार के अंदर सरकार को अधिकार है कि आप सदन में बहस करवाइए और सदन में बहस करवा करके एसआईआर को वापस लीजिए। एसआईआर में जो समस्या आ रही है उस पर सरकार बहस करवाने से भाग रही है, इसलिए हम लोगों ने पूरे सदन में 5 दिन ये काला कपड़ा, क्योंकि बिहार में ये काला अध्याय चल रहा है, इसलिए हम लोग लगातार इन प्रश्नों पे आंदोलन है और आंदोलन एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा है कि जब तक ये जो वोट चोरी का चोरी छिपे और इलेक्शन कमीशन को माध्यम बना के जो किया जा रहा है, इस पे जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरा आप देख लीजिए कि ये सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, इसलिए बिहार के अंदर सरकार को अधिकार है कि आप सदन में बहस करवाइए और सदन में बहस करवा करके एसआईआर को वापस लीजिए। एसआईआर में जो समस्या आ रही है उस पर सरकार बहस करवाने से। तो ये बिहार विधानसभा में इस वक्त जिस तरीके का हंगामा बाहर विधानसभा परिसर में हो रहा है, आपने देखा वहां पर विपक्ष के विधायक एकजुट हैं, राबड़ी देवी नेतृत्व करती हुई उनका नजर आ रही हैं और मुद्दा वही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण वाला जो आरजेडी की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच आज सदन में बिहार विधानसभा के भीतर जिस तरीके की आर पार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में देखने के लिए मिली और खासतौर से नीतीश कुमार ने कैसे तेजस्वी यादव की सदन में खड़े होकर घेराबंदी की, उनके माता पिता के राज की याद दिलाते हुए दिखाते हैं। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है, आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं।
तो दिल्ली से बिहार तक ये वोटर लिस्ट का मुद्दा जो लगातार गर्मा रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से इसी वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर सदन में आज अपनी बात रखी जा रही थी, लेकिन जब जवाब देने के लिए नीतीश कुमार सदन में खड़े हुए तो नीतीश कुमार की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर। क्या कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, सुनाते हैं पूरा आप देख लीजिए कि ये सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। इसलिए बिहार के अंदर सरकार को अधिकार है कि आप सदन में बहस करवाइए और सदन में बहस करवा करके एसआईआर को वापस लीजिए। एसआईआर में जो समस्या आ रही है उस पर सरकार बहस करवाने से भाग रही है। इसलिए हम लोगों ने पूरे सदन में 5 दिन ये काला कपड़ा, क्योंकि बिहार में ये काला अध्याय चल रहा है, इसलिए हम लोग लगातार इन प्रश्नों पे आंदोलन है और आंदोलन एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा है कि जब तक ये जो वोट चोरी का चोरी छिपे और इलेक्शन कमीशन को माध्यम बना के जो किया जा रहा है, इस पे जब तक रोक नहीं लगेगी। देखिए किस तरीके से बिहार वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाता हुआ। बिहार विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप जानते हैं बिहार विधानसभा की जो कार्यवाही है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और ऐसे में बाहर आकर तमाम जो विधायक हैं वो जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। काले रंग के कपड़ों में आरजेडी के विधायकों को आप देख रहे हैं, विधान परिषद के सदस्यों को आप देख रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन वही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच संसद के बिल्कुल नजदीक जो मस्जिद है उस मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों की जो कथित मुलाकात हुई है इस पर विवाद हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को नमाजवादी बता दिया, तो आज अखिलेश ने इसी पर डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मस्जिद में मीटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आस्था तो जोड़ती है, आप लोग बीजेपी के चक्कर में फंस गए। ये बात वहां जो मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे उनसे अखिलेश यादव ने कही। बीजेपी तो चाहती है कि कोई जुड़े नहीं, दूरी बनी रहे। बीजेपी के पास अल्पसंख्यक मोर्चा है, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। ये कहकर निशाना अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा है। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें, तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है और जो मूल जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा ऐतिहासिक बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने
सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। सर कोई डेट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए? नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब देंगे, बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। थैंक यू। तो अब नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुन रहे थे, जो कि लोकसभा की कार्यवाही के बाद बाहर निकलकर मकर द्वार पर वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, कई बार कह दिया कि वो उन्होंने सीज फायर करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये स्ट्राइक चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। जब सवाल उनसे पूछे गए तब राहुल गांधी ने कहा भी कि एक्सेप्ट सवालों को किया गया है, इंतजार है प्रधानमंत्री जवाब नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकेंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो राहुल गांधी, आपने देखा सदन के बाहर कैसे मीडिया से मुखातिब होते हुए वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में पूरा का पूरा जो चुनाव है, विधानसभा का जब चुनाव हुआ वहां पर पूरा चुनाव चोरी कर लिया गया। उन्होंने कहा 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे, वो वोटर कहां गए। और इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जब हमने ये पूरी प्रक्रिया, सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे जब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने समझ लिया, डेटा निकाल लिया और हम समझ गए कि कहाँ खेल चल रहा है, उसके बाद देखिए बिहार में इन्होंने वोटर पुनर्निरीक्षण का जो काम है वो लागू किया है, लागू किया है। और तेजस्वी यादव वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है ये सुनवाते हैं। वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान, महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको।
और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक? 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके आज का जो SIR पर जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको बाधित किया गया। इसके बाद हम सब लोग जो हैं अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले और हम लोगों ने आग्रह किया, क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो हैं, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। फिर हम भी हस्तक्षेप नहीं किए, हमको ठीक नहीं लगा इस पे बोलने का। लेकिन आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रहेगी। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के 2 लोग जो वहाँ बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये SIR भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी, आज उल्टा हो रहा है। अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है ख़त्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज़्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए, वो 1% निकल के आता है 7,90,000, 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए। उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होगी, ऐसा कहा जा रहा है। राज्यसभा में
बैक की बैठक में फैसला हुआ है 29 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। और लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि हमें कम से कम समय बता दीजिए, चर्चा कब करेंगे आप लोग। तो 29 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी को भी आपने सुना, वो कह रहे थे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में हुआ कैसे, क्या हुआ। और सीज फायर को लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने करवाया से, प्रधानमंत्री जवाब दे। और बड़ी खबर आपको बता दे, इस चर्चा में फिलहाल प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन 29 जुलाई को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मेघा, बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए, सवाल लगातार दागे जा रहे थे कि जवाब ये लोग दे नहीं रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। अब समय भी तय कर दिया गया है, 29 जुलाई राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। जी बिल्कुल प्रीति, ये खबर अब कंफर्म कर सकती हूँ क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो बस अभी 5 मिनट पहले खत्म हुई है, उसकी मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि अगले ट्यूसडे जो कि 29 तारीख है, उस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा पर हाउस में चर्चा होगी। ये लोकसभा के बाद होगी, तो समझना जरूरी है कि ये चर्चा जो लोकसभा में होगी वो इसके पहले हो जाएगी। नेक्स्ट ट्यूसडे राज्यसभा में ये चर्चा होगी 16 घंटे के लिए। 16 घंटे आमतौर पे आपको इतना लंबा समय नहीं मिलता है किसी भी इशू के ऊपर चर्चा करने के लिए। जनरली हमने देखा है पुराने सेशंस में भी कि बहुत गंभीर अगर मुद्दा भी हो तब भी 8 घंटे 9 घंटे इस तरीके का समय मिलता है। लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी मांग रखी और सरकार ने मान ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।